हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से पहले हमने इन्फ्लामेशन अच्छे से कवर कर रखा है। इन्फ्लामेशन क्या होता है उसके बारे में जाना, उनके टाइप्स के बारे में देखा था हमने। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है उसके बारे में जाना, उसकी सारी डिटेल पढ़ी, उसके दोनों इवेंट्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या होता है। इन्फ्लामेशन इज द बॉडीज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू इंजीरियस इन्फेक्शन और हार्मफुल स्टिमुलाई। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ, इंजीरियस एजेंट के खिलाफ, कोई हार्मफुल स्टिमुलाई के खिलाफ जो भी आपको आके डिसीज कॉज कर रही है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी का जो उससे लड़ने का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, और आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस वेयर बोथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर्स। ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है, आपका प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है। एक्यूट क्या था, आपका जल्दी हो रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, यानी कि जो बीमारी आपके लंबे समय तक रहती है उसको हम क्रॉनिक बीमारी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टीबी हो गया जो लंबे समय तक रहती है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है जिसमें कि आपका दोनों ही चीजें होती हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है और इन्फ्लामेशन भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन के साथ साथ इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है। आपके टिश्यूज जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक, तो इसके कारण क्या होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आपके किस वजह से हो सकता है। फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन, हो सकता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया हो, यानी कि एक्यूट इन्फ्लामेशन काफी लंबे टाइम से हो जिसकी वजह से वो आके कन्वर्ट हो गई आपके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। इसमें क्या होता है, दिस हैपन्स व्हेन द इनिशियल एक्यूट इन्फ्लामेशन फेल्स टू रिजॉल्व ड्यू टू एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज और परसिस्टेंट बैक्टीरिया एट द साइट। तो ये किस वजह से होता है, आपका जो शुरुआत में एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है वो उस आपके बैक्टीरिया को, इंजीरियस एजेंट को, हार्मफुल स्टिमुलाई को हटा नहीं पा रहा, रिमूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो गया है, बहुत ज्यादा आपका टिश्यू डैमेज हो गया है। या फिर हो सकता है आपका जो बैक्टीरिया है उस साइट पे, उस जगह पे जहां पे आपको इंजरी हुई है वो काफी लंबे टाइम से उस जगह पे है, जिसकी वजह से आपका एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बीमारी आपकी आगे जाके क्रॉनिक में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, निमोनिया हो गया, जो कि आगे जाके आपका लंग एब्सेसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है। दूसरा इसमें क्या कारण आता है, रिकरेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन बोल रहे, एक्यूट इन्फ्लामेशन बोल रहे हो, रिकरेंट मतलब दोबारा। ठीक है, दोबारा हो रहा है, बार बार हो रहा है वही चीज। रिपीटेड acute inflammatory episodes can lead to chronic inflammation। तो आपका इन्फ्लामेटरी जगह, इन्फ्लामेटरी एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बार बार हो रहा है उस जगह पे। ठीक है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आपके एग्जांपल्स हैं, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, रिपीटेड गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस। तो ऐसे इसमें बता रखा है, अगर यूटीआई किसी पेशेंट को बार बार हो रहा है, एक बार हुआ था फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हुआ, तो उससे क्या हो रहा है, वो आगे जाके जब होगा ना तो वो कन्वर्ट हो सकता है आपका बड़ी बीमारी में। ठीक है, क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि आपका पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ऐसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर किसी को गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो वो भी आगे जाके आपका क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड कारण क्या आता है इसका, डेनोवो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। डीनोवो मतलब स्टार्टिंग से ही। ठीक है, लैटिन वर्ड है डेनोवो, मतलब स्टार्टिंग से ही जो बीमारी थी वो क्रॉनिक बीमारी ही आई है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक, स्टार्ट्स एज क्रॉनिक फ्रॉम द बिगिनिंग ड्यू टू लो पैथोजेनिसिटी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके जो पैथोजेनिसिटी थी उस ऑर्गेनिज्म की, उस बैक्टीरिया की, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो भी आपकी बॉडी में आया, ठीक है, उस इंजरी के थ्रू, तो उसमें क्या हुआ, जो बैक्टीरिया जो है उसकी पैथोजेनिसिटी कम थी, जिसकी वजह से वो तुरंत नहीं निकला हमारी बॉडी ने, तो वो ज्यादा टाइम तक रहा, जिसकी वजह से वो आगे जाके क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया। इसके एग्जांपल्स हैं आपका इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी पैथोजेनिसिटी लो होती है, लेकिन ये बीमारी क्या होती है, काफी लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं आपके आपके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के, जिसकी वजह से आपका कोई बीमारी आगे जाके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स क्या होते हैं हमारे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के।
सबसे पहले क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। इसमें बेसिकली 3 जनरल फीचर होते हैं आपके। पहला क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। मोनोन्यूक्लियर सेल मतलब WBCs की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या होंगे, इन्फिल्ट्रेट होंगे, एक जगह पे इकट्ठा होंगे, उनको अलग इकट्ठा होंगे वो, ठीक है। प्रोसेस वेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज एट द साइट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारे जो WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से निकलकर, मोनोन्यूक्लियर सेल्स को WBCs बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से निकलकर, ब्लड वेसल में से निकलकर कहाँ चले जाएंगे, हमारे टिश्यूज में चले जाएंगे, जहां पे भी आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह पे वो चले जाएंगे। ओके, इन्वॉल्व्स फैगोसाइट्स, मोनोसाइट्स, जैसे कि आपका मैक्रोफेजेस, एपिथेलियोइड सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट में, आपका फैगोसाइट्स हो गए। फैगोसाइट्स कौन कौन से, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एपिथेलियोइड सेल, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, ये सारे क्या है, हमारे फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ हमारे लिम्फोइड सेल्स भी होते हैं जो कि एंटीबॉडीज से फिर अटैचमेंट वगैरह का काम करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने में काम करेंगे, ठीक। तो ये सारा हो गया आपका इसके अंदर। मैक्रोफेज जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, की सेल है। ये आगे जब जाएगा ब्लड में से निकल के जब ये टिश्यू में चले जाता है मोनोसाइट, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जो है अगर आपका ब्लड में है तो उसको मोनोसाइट बोल देंगे WBC को, ठीक है। WBC का एक टाइप है मोनोसाइट, ठीक है। तो अगर वो WBC आपका जो है मोनोसाइट जो है ब्लड से निकल के टिश्यू में चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज बोलेंगे। सबसे मेन सेल आपका यही है, ठीक है, मेजर जो रोल प्ले करता है। एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स। तो ये कौन एक्टिवेट करेगा, कि कौन उसको बुलाएगा कि भाई तो इधर आओ, ठीक है, कि मोनोसाइट इधर आओ ब्लड वेसल में से निकल के। तो एक्टिवेट किसकी वजह से होगा, वो साइटोकाइंस की वजह से और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स की वजह से, ठीक है, जो कि उधर इंजीरियस साइट पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। रिलीज सब्सटेंसेस, एसिड या फिर न्यूट्रल प्रोटीएजेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, साइटोकाइंस। तो मैक्रोफेज क्या क्या चीजें रिलीज करता है, आपका एसिड, न्यूट्रल प्रोटीएज रिलीज करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा और आपके साइटोकाइंस भी रिलीज करता है हमारा मैक्रोफेज। ओके, इसके बाद आता है हमारा जनरल फीचर का सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा टिश्यू डिस्ट्रक्शन या फिर नेक्रोसिस। तो अब क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स आपको उधर पहुंच गए आपके टिश्यू में, अब उस क्या करेंगे वो आपके टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करेंगे। जो भी आपका टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ है, उस इन्फेक्टेड हुआ है, उस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, उस नेक्रोटिक एजेंट की वजह से, जिसकी वजह से आपका पूरा जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस की स्टेज में जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की स्टेज में जा रहा है, उसको वो खा लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस रिलीज प्रोटीएज, इलास्टेज, कोलेजिनेज, लाइपेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, साइटोकाइंस, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर, लीडिंग टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस। तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, अब ये सारे एंजाइम्स और ये सारी चीजें क्या करना चालू करेंगे, रिलीज करना चालू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके इन्फेक्टेड टिश्यू है जिस पे आपका माइक्रोनिज्म आके इन्फेक्ट कर रहा है, उसको उस पूरे टिश्यू को ही ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, ठीक है, ये सब चीजें रिलीज करके। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोलिफरेटिव चेंज। प्रोलिफरेटिव चेंज में क्या होता है कि नेक्रोसिस स्टिमुलेट द proliferation of small blood vessels and fibroblast, resulting in the formation of granulation tissue and eventual healing by fibrosis and collagen deposition। तो इसमें क्या होता है, आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है और आपका जो फिब्रोब्लास्ट होता है उनका भी प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रैन्युलेशन होने लग जाएगी टिश्यू के अंदर, ठीक है, टिश्यू ग्रैन्युलेशन होना चालू होगी, ग्रैन्यूल बनना चालू हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हीलिंग चालू हो जाएगी और कोलेजन डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हीलिंग कैसे होगी, फिब्रोसिस करके, और कोलेजन आपका डिपॉजिट होगा उस जगह पे जहां पे भी आपकी इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये सारे जनरल फीचर्स होते हैं आपके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के। इसके बाद अब देखिए सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक मतलब कि पूरी बॉडी पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के दौरान, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज सेवरल सिस्टेमिक सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर, पेशेंट को फीवर होगा, माइल्ड फीवर हो सकता है, साथ में पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है और वीकनेस भी पेशेंट को फील हो सकती है।
अनीमिया होगा पेशेंट को, वेरिंग डिग्रीज ऑफ अनीमिया, डिपेंड करेगा कि आपका ब्लड लॉस कितना हुआ, उस पे बेसिस पे आपका अनीमिया पेशेंट को हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस होगा, इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल्स काउंट जनरली विद रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होगा, WBCs का काउंट बढ़ जाएगा, और अगर WBCs में भी हम स्पेसिफिक की बात करें तो लिम्फोसाइट जो होगा वो आपका ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट का नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा एलिवेटेड ESR का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके WBCs भी बढ़ गए हैं, अनीमिया हो गया, जिसकी वजह से आपका ESR बढ़ जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन भी है, ठीक है, तो इसकी वजह से ESR आपका बढ़ा हुआ आएगा और पेशेंट को अमाइलॉइडोसिस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन may leads to secondary systemic amyloidosis। अगर क्रॉनिक सपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो होगा अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहता है तो उसकी वजह से पेशेंट को सिस्टेमिक अमाइलॉइडोसिस भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे आपके कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट होते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखे जाते हैं पेशेंट की बॉडी में। इसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के आपके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपका आता है नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और आपका स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो नॉन स्पेसिफिक सबसे पहले पढ़ेंगे हम। इसमें आता है नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन विद ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड फिब्रोसिस। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है ग्रैन्युलेशन टिश्यू की और फिब्रोसिस होता है। एग्जाम्पल किसमें बात करें तो इसमें आता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्रॉनिक अल्सर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्रॉनिक सपरेटिव इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होता है, ये एक वेरिएंट होता है जिसमें कि आपके पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा खट्टा होने लग जाती हैं। एक अलग से वेरिएंट, मतलब कि अलग से आप बीमारी ये मान सकते हैं, अलग सा केस मान सकते हैं इसके अंदर। तो वो पॉलीमॉर्फ आपके ज़्यादा खट्टे होंगे और आपका एब्सोसिस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपकी एक्टिनोमाइकोसिस नाम की बीमारी में देखा जाता है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक में आपका अलग आपका वेरिएंट आता है ये। इसके अलावा हम अलग बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप आता है आपका स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन द इंजीरियस एजेंट इंड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल टिश्यू रिस्पॉन्स सच एज इन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एंड सिफिलिस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंजीरियस एजेंट होता है वो हमारे जो टिश्यू होते हैं उसमें कुछ अलग से ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है, जिसको हम ग्रैन्युलोमा बोलते हैं। तो ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होने लग जाती है जो कि आपको प्रॉपर्ली अच्छे से देखने को मिलती है। इसके बाद आपका क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस inflammation characterized by granuloma formation and includes disease like tuberculosis, leprosy, syphilis, actinomycosis and sarcoidosis। तो chronic granulomatous इन्फ्लेमेशन होता क्या है, पहले तो आप ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि आपका जो क्या होगा, टिश्यू में ना ग्रैन्युलोमा फॉर्म होने लग जाएगा। ग्रैन्युलोमा में आपके काफ़ी सारे सेल्स आते हैं, एपिथेलियल सेल्स हो गए, मैक्रोफेज हो गए, ये सब चीज़ें आपके बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या कहते हैं वो मार नहीं पाएगा, उसकी पैथोजेनिसिटी कम होगी तो उसके आसपास क्या बनाने लग जाएगा, ये पूरा एक ग्रैन्युलोमा बना लेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिसीज आते हैं, हमारा टीबी आता है, लेप्रोसी आता है, सिफिलिस आता है, एक्टिनोमाइकोसिस आता है, सार्कोइडोसिस आता है। ये सारे डिसीज में आपका ग्रैन्युलोमा आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो ग्रैन्युलोमा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि आपका ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता क्या है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपका क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जनरल फीचर्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।